सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे होगे। और आज मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा कमाल की सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें कि मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन का एक तगड़ा कॉम्बो है। एंड बाय द एंड ऑफ द सीजन ये सीरीज अपनी स्टोरी से तुम्हारे दिल में एक यूनिक सी जगह बना ली। ये सीरीज आज ही रिलीज हुई है और जिसमें कि बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारी कहानी की शुरुआत में हमें ज़्याओ किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुल खून खराबा हो रहा होता है। चारों तरफ वॉरियर्स बढ़ रहे होते हैं और जो कि यहाँ पर अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को कुचलते हुए जाते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इनका टारगेट हेवनली जेड पैलेस होता है। इसी दौरान हमें हेवनली जेड के एक वॉरियर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही बहादुरी के साथ अपनी स्वॉर्ड को उस एनिमी की तरफ उठाते हुए कहता है कि वांग यांग्यू, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम आज यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर मुझे ऐसे ललकार रहे हो। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो हवा में जम करते ही वैंग, जो कि यहाँ पर एनिमी का कमांडर है, उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जियान नाम का एक बंदा आते साथ ही उसके गले को काट देता और कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, क्या यही थी तुम्हारी ताकत। ये कहते साथ ही वो अपने बाकी के आर्मी को आगे बढ़ने का मैसेज दे देता है, जिस पर हम देखते हैं कि वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें यहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है और जहाँ पर जैसे ही ज़ाओ किंगडम के वॉरियर्स की नजर उस मिस्टीरियस पर्सन पे जाती है तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं और फिर वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो हमारे फॉर्मर किंग है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस फॉर्मर किंग का नाम ज़्याओ शीजोंग है, जो कि यहाँ पर आते साथ ही सबसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर खून खराबा करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तो बस वो चाहिए जो मेरा है। इसी दौरान हम ज़्याओ किंगडम के एम्परर को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि आज यहाँ पर होने वाली इस तबाही को कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने सारे वॉरियर्स को हथियार डालने को कहता है, जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि सारे वॉरियर्स का जो मॉरल होता है वो पूरी तरीके से चरमरा जाता है और फिर वो लोग कहने लगते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर हमें इतना मिसलीड कोई कैसे कर सकता है। इसी दौरान हम देखते हैं जहाँ पर ज़्याओ किंगडम का फॉर्मर किंग अपने हाथ से एक रेड कलर की फायरवर्क्स वाली कैंडल को बाहर निकालता है और सिग्नल देते साथ ही कहने लगता है कि अब वक्त आ गया है उन सभी को बाहर लाने का। जो देखते साथ ही वहाँ पर जो समन था, यानी कि एक टाइप का विचक्राफ्ट यूजर, वो अपने पास से एक स्क्रोल टाइप की चीज को निकालता है जिसमें कि बहुत से स्पेल्स लिखे हुए थे, साथ ही वो किसी तिलिस्मान जैसा लग रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके हाथ में बने वो पैटर्न भी ग्लो करना शुरू कर देते हैं, साथ ही उसके पीछे जो एक जायंट सी स्टैचू थी उसमें लगे वो पैटर्न्स भी ग्लो करना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो जो स्टैचू के ऊपर कपड़ा था वो उड़ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जंजीरों से जकड़ा हुआ वहाँ पर एक स्केलेटन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो अपने जंजीरों से लगे हुए सभी लोगों की एनर्जीज को सोक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्केलेटन खुद को आजाद कर लेता है और हवा में फ्लोट करने लगता है। चारों तरफ उसके पास एनर्जी से सर्ज हुई एक बॉल सी बन जाती है। इसी दौरान हमें डिवाइन प्रिंस की लेडी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पर्दे के पीछे मौजूद थी और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्केलेटन मॉन्स्टर हजारों स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो डिवाइन प्रिंस की जो लेडी थी वो वहाँ पर एक शील्ड को एक्टिवेट कर देती है जिससे कि कोई भी यहाँ पर हेवनली जेड पैलेस को नुकसान ना पहुंचा पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्केलेटन मॉन्स्टर अपने जायंट एक्स से उस बैरियर पर अटैक कर देता है। यहाँ पर ये स्केलेटन मॉन्स्टर इस हद तक पावरफुल होता है कि वो उस बैरियर को चकनाचूर कर देता है और फिर सीधा उस डिवाइन प्रिंस की लेडी के रूम में एंटर हो जाता है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरा हेवनली जेड पैलेस डिस्ट्रॉय हो चुका था और आग में दहक रहा था। इसी के साथ कहानी 20 दिन आगे बढ़ जाती है और हमें ज़्याओ किंगडम के कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम 3 लोगों को ट्रैवल करता हुआ देखते हैं, जिनमें से एक लड़के का नाम होता है निंगचुआ, जो कि ज़्याओ के कैपिटल को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि उनके सामने कुछ लोग एक बॉक्स को उठाकर ले जा रहे थे कि तभी उनका मास्टर उन दोनों से कहने लगता है कि चौकन्ने रहो, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैटल हुआ था, लेकिन मेरी उम्मीद से भी कम यहाँ पर कॉफिन्स मुझे नजर आ रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गॉडेस ने वैंग के लोगों को बहुत बुरी तरीके से कर्स किया है, इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर जान से मारे गए हैं। इसी दौरान हम निंगचुआन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि तभी उसके पास खड़ी श्याओ ये भी उसे डरा देती है, जिस वजह से निंगचुआन वहाँ पर कॉफिन में लेटे हुए एक डेड बॉडी के ऊपर जा गिरता है, जिसे देख के साथ ही वो डर जाता है और फिर जैसे उसके मास्टर की नजर उस डेड बॉडी पे जाती है और उसकी उस स्वॉर्ड पे, तो उसका मास्टर भी हैरान हो जाता है। इसी दौरान हम शाओ ही को देखते हैं जो कि क्लोजली लुक लेने लगती है, लेकिन उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि क्या तुम मरना चाहती हो, मैंने मना किया है तुम दोनों से कि किसी भी चीज को हाथ मत लगा। इसी दौरान वहाँ पर कैपिटल का जर्नल आ जाता है और मास्टर निंगचुआन को
ग्रीट करते हुए उन्हें अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग ज़ाओ किंगडम के इंपीरियल सिटी की तरफ रवाना हो जाते हैं, जो कि चोटी पर मौजूद था। लेकिन जैसे ही ये लोग उस चोटी की ऊंचाई तक पहुंचते ही है कि तभी निंगचुआन की नजर उसकी ऊंचाई पर जाती है, जहाँ पर उसे हेवन का एक नजारा दिखता है, जहाँ पर वो गॉडेस भी मौजूद थी। लेकिन अगले ही पल उसकी नजरों के सामने से सब कुछ गायब हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जर्नल इन तीनों को एक ऐसे घर के पास ले आता है जो कि बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है। ये चीज जैसे ही मास्टर निंग ऑब्जर्व करता है तो वो उसे सारी बात बताने लगता है कि 3 दिन पहले ही इस मेंशन का जो ओनर था वो मारा जा चुका है और ये जगह पूरी तरीके से इविल स्पिरिट से घिरी हुई है। आखिर आप मुझे ऐसी जगह रहने के लिए कैसे दे सकते हैं, जबकि मेरे साथ 2 नए यंग डिसाइपल्स भी है। जिस पर वो जनरल माफी मांगते हुए उन्हें वहां से ले जाता है। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर निंग यहाँ पर उन दोनों से कहने लगते हैं कि कल जो रिचुअल हम परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए तुम दोनों का प्योर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना कोई भी इविल थॉट अगर तुम्हारे मन में आया तो यहाँ पर इविल एनर्जीज हमारे इस रिचुअल को पूरी तरीके से खराब कर देगी। और अगर कुछ भी होता है तो मुझे यकीन है कि शायद मैं तुम दोनों में से किसी को भी बचा नहीं पाऊंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर निंगचुआन बहुत ज्यादा डर जाता है, जो देखकर शाओ ये हंसती है। जिसके बाद उसका मास्टर उन दोनों से कहने लगता है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं यहाँ से बाहर मत जाना। ये कहते साथ ही वो चला जाता है और नोटिस करता है कि शायद कोई उसे फॉलो कर रहा है। जिसके बाद हम निंगचुआन को देखते हैं जहाँ पर वो ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे वही ख्याल आ जाता है जो कि यहाँ पर इस जगह पर आने से पहले उसे दिखाई दिया था, जिससे हम देखते हैं कि उसके सिर में पेन होने लगता है। और फिर वो शाओ यी को बताने लगता है कि क्या तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ पर आया था तो तब मैंने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज चीज को महसूस किया था और जितना ज्यादा मैं इस अजीब सी जगह के करीब होता जाता हूँ मुझे ये फीलिंग पहले से ज्यादा और फील होने लगती है। जिस पर हम देखते हैं कि शाओ यी उसका मजाक उड़ाती है और कहने लगती है कि ज्यादा मत सोचो, वरना यहाँ का जो लेजेंडरी डीमन है वो आकर तुम्हें खा जाएगा। इसी के साथ हमें एक मिस्टीरियस सी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत से लोग पहुंचे हुए थे और वो जगह पूरी तरीके से सुनसान, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कैपिटल का जर्नल आते साथ ही कहने लगता है कि ये वो जगह है जहाँ पर 3 दिन पहले हमारे जनरल वैंग दाई की यहाँ पर रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। सुनते साथ ही हम देखते हैं कि निंगचुआन बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है कि तभी हम देखते हैं कि उस मेंशन में से बहुत ही स्ट्रेंज टाइप की आवाजें आना शुरू कर देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग होती है। इसके बाद मास्टर निंग सभी से कहने लगता है कि यहाँ से हिलना मत और बस मुझे फॉलो करना। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग उस मेंशन में एंटर करने ही वाले होते हैं कि तभी आसपास की सारी जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि चारों तरफ रेड कलर की लाइट्स जलना शुरू हो जाती है और फिर जैसे ही वो लोग इस मेंशन में एंटर होते हैं मास्टर निंग कहने लगता है कि जल्दी बताओ कि आखिर वैंग दाई की वो बॉडी कहाँ पर है, हमें जल्द से जल्द उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, तभी जाकर इस मेंशन के ऊपर लगा वो कर्स मिट जाएगा। इसी दौरान मास्टर निंग की नजर सामने रखी उस जायंट डिमोनिक स्टैचू पर जाती है, जिसे देखते साथ ही वो अपने कॉइन को टॉस करता है, लेकिन वहाँ पर जो हॉरिफाइंग ऑरा होता है वो यहाँ पर उस कॉइन को 2 हिस्सों में तोड़ देता है, जिसे देखकर मास्टर निंग कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम भी किसी से कम नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि निंगचुआन और बाकी सब पूरी तरीके से डर के मारे कांप रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ मास्टर निंग अपने पास से एक मास्क को बाहर निकालता है और फिर हैंड साइन बनाते हुए उस मास्क का यूज करता है। जैसे ही वो मास्क चारों तरफ स्पिन करना शुरू कर देती है, इसी मौके पर हम देखते हैं कि सामने खड़ा वो स्टैचू सेकंड्स में गायब हो जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तभी अगले ही पल वो उनके पीछे आकर अपीयर हो जाता है। फिर वो जायंट डिमोनिक स्टैचू इनके ऊपर गिर जाता है, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और वहाँ मौजूद कुछ सोल्जर्स बाहर जाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर वो स्टैचू अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और इन पर अटैक कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि मास्टर निंग यहाँ पर अपने उसी होली मास्क का यूज करते साथ ही कहने लगता है कि अब तुम मुझसे नहीं बच सकते, लेकिन हम देखते हैं कि उस स्टैचू पर इनके अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता और वो उनके सारे मास्क को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो डिमोनिक स्टैचू अब यहाँ पर मास्टर पर भी अटैक कर देता है और उनका पीछा करने लगता है, जो देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसी दौरान मास्टर अपने पास से एन्चेंटमेंट पेपर्स को भी बाहर निकालता है, लेकिन इनका भी उस पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद शाओ यी, निंगचुआन और यहाँ पर उस जनरल को लेकर एक टेबल के नीचे छुप जाती है, जहाँ पर टेबल के नीचे से निंगचुआन सारा नजारा देख रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि मास्टर उस डिमोनिक स्टैचू के ऊपर अपने सारे एन्चेंटमेंट पेपर्स को लगा देता है और फिर उस पर अपने ब्लड का भी यूज करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका भी उस डिमोनिक स्टैचू पर कोई असर नहीं पड़ता। जिसके बाद वो स्टैचू वहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ पर शाओ यी टेबल के नीचे से चारों तरफ उस बॉडी को ढूंढ रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि वो स्टैचू अचानक से टेबल के नीचे से झांकने लगती है, जो देखकर ये तीनों पूरी तरीके से डरते हुए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो स्टैचू इन तीनों पर अटैक कर देता है, जिससे तीनों ही बहुत दूर जाके गिरते हैं। इसी दौरान हम
देखते कि मास्टर भी आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो डीमन स्टैचू अपना सिर जमीन से बाहर निकालते साथ ही निंग चुआन की तरफ पॉइंट करता है। जिसके बाद हम देखते कि मास्टर यहाँ पर अपने एन्चेंटमेंट पेपर का यूज करते साथ ही उसे रोक लेता है और फिर वहाँ पर उसे स्पिरिचुअल चेन से जकड़ लेता है। जिसके बाद वो यहाँ पर निंग चुआन से कहता है कि आखिर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो। वो सुनकर निंग चुआन दौड़ कर जाता है और एक भाले को उठा के लाकर सीधा इस पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अटैक भी किसी काम का नहीं होता। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ यी आकर उसे बचा लेती है। तभी यहाँ पर मास्टर अपनी फुल पावर का यूज करके उस डीमन की बॉडी को पूरी तरीके से मेल्ट कर देता है और फिर उस डीमन की बॉडी फॉग में कन्वर्ट होकर मास्टर के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर भी इस डीमन के स्पेल के अंदर अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं कि तभी वो अपने एन्चेंटमेंट पेपर का यूज करते ही कहने लगता है कि मेरे माइंड के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। इसी दौरान हम देखते हैं कि तभी उन फॉग के पीछे से यहाँ पर उसी जनरल की वही डेड बॉडी उड़ते हुए आती है और यहाँ पर आते साथ ही मास्टर के सोल को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। यहाँ पर इसी दौरान मास्टर अपनी कॉन्शियसनेस को गेन करते हुए वहाँ पर अपनी पावर से उसे दूर धकेल देता है और फिर एन्चेंटमेंट पेपर का यूज करते हुए वहाँ पर थंडर लाइटनिंग से यहाँ पर उसकी बॉडी पर अटैक करता है। जिससे हम देखते हैं कि जैसे ही थंडर लाइटनिंग यहाँ पर उस जनरल की बॉडी को हिट होती है तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद मास्टर कहता है कि मैंने इस पूरी जगह को इविल स्पिरिट से आजाद कर दिया है, डरो मत, तुम सब लोग अब बाहर आ सकते हो। ये कहते साथ ही वो अपना हाथ उठाता है कि तभी यहाँ पर शाओ यी कहती है कि पर मास्टर। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर का हाथ पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और जिसके साथ ही मास्टर यहाँ पर उसे देखकर डर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारी डिमोनिक एनर्जी और उस जनरल की इविल स्पिरिट भी यहाँ पर मास्टर की बॉडी में कब्जा कर लेती है। साथ ही हम देखते हैं कि चारों तरफ से बहुत सी सोल्स होती हैं जो कि इविल स्पिरिट से कवर होती हैं, वो मास्टर के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर शाओ यी लिंग चुआन का हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग बाहर की तरफ बढ़ते हैं कि तभी यहाँ पर मास्टर अपनी पावर से उन्हें रोक लेता है और बहुत ही भारी आवाज में कहने लगता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यहाँ पर अपनी सक्शन फोर्स से उन दोनों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। जिसके बाद उन्हें पकड़ते हुए उनके अंदर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है कि मुझे इस काम में बहुत साल लग गए तुम जैसे परफेक्ट वेसल्स को ढूंढने के लिए और मैंने इसी दिन के लिए ही तुम दोनों को अब तक अपने साथ रखा था। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से शाओ यी की बॉडी में चेंजेस आना शुरू कर देती है और वो एक फॉक्स स्पिरिट में चेंज हो जाती है, जो देखकर यहाँ पर मास्टर भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मास्टर से झूठ बोलने की, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक इनर स्पिरिट मौजूद है। जो सुनते साथ ही शाओ यी की वो इनर स्पिरिट जैसे ही यहाँ पर इस पर अटैक करती है कि मास्टर वहाँ पर तभी अपने शील्ड को एक्टिवेट करते हुए उसे एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर देता है, जिससे वो इनर फॉक्स स्पिरिट एक बेबी फॉक्स स्पिरिट में कन्वर्ट होकर वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद वो स्पिरिट सीधा यहाँ पर उसी रेड टेल डीमन फॉक्स के पास लौट जाती है। यहाँ पर वो डीमन फॉक्स कहने लगता है कि फाइनली मेरी पावर मेरे पास वापस आ चुकी है और मैं 500 सालों से यहाँ पर कैद था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो रेड टेल डीमन फॉक्स वहाँ से आजाद हो जाता है। इसी दौरान हम वापस से उसी मेंशन में मास्टर को देखते हैं जहाँ पर वो शाओ यी और निंग चुआन के ऊपर एन्चेंटमेंट पेपर्स को लगा देता है, जिससे कि इन दोनों की मेमोरीज यहाँ से गायब हो जाए। इसी दौरान जैसे ही वो वहाँ पर जनरल को उठाते हुए कहने लगता है कि जाओ और जाके इस जगह को क्लियर कर दो क्योंकि मैंने इस जगह को प्योर कर दिया है। कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से मास्टर के फोरहेड पर एक मार्क ग्लो करना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसके पेट से 2 हाथ बाहर निकलते हैं जो कि उसी जनरल के होते हैं जो कि 3 दिन पहले मारा जा चुका है। जिसके बाद वो मास्टर की मुंडी को तोड़ देता है और फिर अगले ही पल वो उसकी बॉडी में पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। जिसके बाद जैसे ही उसकी नजर यहाँ पर शाओ यी की तरफ जाती है तो वो उसकी तरफ बहुत ही ठरकी भरी निगाहों से देखना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर से एक स्पिरिट बाहर आती है जो कि आते साथ ही निंग चुआन की बॉडी में एंटर हो जाती है और फिर निंग चुआन उसी जगह पर खुद को देखता है जहाँ पर वो अपने जैसे एक पर्सन को देखते साथ ही कहता है कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर उसका डुप्लीकेट यहाँ पर कहने लगता है कि मैं तो तुम ही। साथ ही वो उस गॉडेस को भी देखती है जहाँ पर वो सभी को ट्रेन कर रही होती है और फिर उस पर्सन को यहाँ पर निंग चैंग लॉन्ग कहकर पुकारती है। जिसके बाद जैसे ही वो वहाँ पर उसके करीब जाता है तो वो कहती है कि अब तुम्हारी बारी और फिर वो एक स्वॉर्ड से उसके पेट पे अटैक कर देती है। जिसके साथ ही यहाँ पर निंग चुआन होश में आ जाता है और फिर वो आते साथ ही यहाँ पर उस मास्टर जिसकी की बॉडी को यहाँ पर जनरल वैंग दाई ने पूरी तरीके से पोजेस करके रखा हुआ था, यहाँ पर वो आते साथ ही उसकी गर्दन को उड़ा देता है और फिर वो उसी सिक्के को जाकर उठाता है और उसे बहुत ही गौर से देखते हुए कहने लगता है कि आखिर मैं कौन हूँ और क्या सेम नाम के 2 लोग एग्जिस्ट करते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि शाओ यी की बॉडी में वापस से उसी रेड टेल डीमन की फॉक्स
आकर एंटर हो जाती है, जहाँ पर जैसे ही उसकी नजर शाओ यी पे जाती है तो वो जाते साथ ही उसके फोरहेड पर एक पैटर्न को बनाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें बैम्बू फॉरेस्ट में एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने कुछ ब्लैक मास्क पहने हुए लोग आ जाते हैं और उस पर दे दनादन अटैक कर देते हैं, जिनसे डॉज करते हुए हम देखते हैं कि वो लड़की हवा में जंप करती है और उन सभी से फाइट करना शुरू कर देती है और फिर वो एक एक को मौत के घाट उतार देती है। इसी के साथ वो हवा में दोबारा से जंप करती है और अपने रेड अम्ब्रेला का यूज करते साथ ही हम देखते हैं कि वो बाकी के लोगों को भी वहाँ पर नॉकआउट कर देती है, जिसके बाद वो मरता हुआ पर्सन कहने लगता है कि तुम ये मत सोचना, तुम यहाँ पर हमारी जान लेकर बच जाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और फिर हमें इसका नाम ज़्याओ वानियर बताया जाता है। तभी वहाँ पर एक और पर्सन उसके ऊपर अपने शार्प नीडल से अटैक कर देता है, जिससे वो डॉज करके फिर उसके साथ फाइट में लग जाती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ये कमाल का सीन आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वानियर अपने उसी अम्ब्रेला का यूज करती है, जो कि किसी स्पिन करते हुए फ्लावर की तरह दिखता है, जहाँ पर वो स्पिन करते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को काटता हुआ चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ का आधे से ज्यादा बैम्बू फॉरेस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस वानियर यहाँ पर एक एक बैम्बू को थ्रो करते हुए उन सभी को वहाँ पर ट्रैप कर देती है और फिर वो कहने लगती है कि मदर, जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है उन सभी को इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कहते साथ ही वो अपने आंखों से उस रेड कलर की स्ट्रिप को भी उतार देती है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर बने एक घर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर नैंग चॉन मौजूद होता है और वो यहाँ पर शाओ यी के लिए एक हर्बल टी को रेडी कर रहा होता है। इसी दौरान हम शाओ यी को देखते हैं, जहाँ पर उसे नाइटमेयर आ रहा होता है उसी रात को लेकर, जहाँ पर जैसे ही वो अपने मास्टर को उसी रूप में देखती है वो चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाती है और फिर जैसे इसकी नजर निंग चॉन पे जाती है तो उसे कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर, क्या आपको जरा भी डर नहीं लग रहा जो कुछ भी हमारे साथ हुआ? जिस पर वो कहने लगता है कि नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओ यी कहने लगती है कि हमारे मास्टर मर चुके हैं और मैं नहीं जानती कि आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। जिसके बाद वो निंग चॉन से पूछने लगती है कि एक बात बताइए कि आखिर हम लोग इस हादसे से कैसे बच गए। जिस पर निंग चॉन बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक के साथ कहने लगता है कि शायद ये हमारा लक है। और फिर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि शाओ यी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद निंग चॉन उसके पास आकर उसे वो हर्बल टी देते हुए कहने लगता है कि इसे पी लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ से दूर चला जाता है और शाओ यी उसे कहने लगती है कि माफ करना कि मैंने उस टाइम तुम्हें यूज किया, मैं उस वक्त बहुत ही ज्यादा डरी थी लेकिन तुम फिर भी मेरे आगे खड़े थे। जिस पर यहाँ पर वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, मुझे बहुत कुछ याद भी है और मैं बहुत कुछ भूल भी चुका हूँ। ये सुनकर शाओ यी उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें क्या याद है। जिस पर हम देखते हैं कि निंग चॉन अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे मेरी प्रीवियस लाइफ में कैसे मेरे मास्टर ने मुझे जान से मार दिया था और जिसके बाद मैं यहाँ पर इसकी बॉडी में आकर कैद हो चुका हूँ। इसी दौरान शाओ यी आकर उससे पूछने लगती है कि एक बात बताओ, क्या तुम मुझे कभी हर्ट तो नहीं करोगे ना। जिस पर निंग चॉन उसे कहता है कि हाँ, मैं भला तुम्हें क्यों चोट पहुंचाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि शाओ यी उससे बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और फिर वो उससे थोड़ा दूर हटते हुए कहने लगती है कि पर न जाने क्यों तुम मुझे मेरे पहले वाले सीनियर ब्रदर नहीं लगते। जिस पर निंग चॉन कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे अपना सीनियर ब्रदर कहा है तो जाहिर है कि मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर ही हूँ। जिस पर शाओ यी उससे कहने लगती है कि नहीं, तुम नहीं हो। ये कहते साथ ही वो डर के मारे पीछे हटना शुरू कर देती है। जिस पर हम देखते हैं कि निंग चॉन उसके पास आता है और फिर कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट्स बता रहा हूँ। और फिर वो अंदर जाते हुए उसे बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे मास्टर की सीक्रेट मनी कहाँ पर रखी हुई है और फिर वो उससे वही एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, जिसे सुनते साथ ही यहाँ पर शाओ यी भी हैरान हो जाती है। और फिर निंग चॉन कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर नहीं हूँ तो भला मुझे इसके बारे में कैसे पता है। लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में वो उसे बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि जो लोग एक बार मारे जाते हैं वो दोबारा वापस नहीं आ सकते, लेकिन मैं यहाँ ज़ाओ कंट्री में दोबारा से पैदा हुआ हूँ। मुझे बहुत सी चीजें पता भी है और बहुत सी नहीं भी पता, लेकिन एक चीज जो हमेशा सेम रहेगी वो ये कि मैं हमेशा तुम्हारा सीनियर ब्रदर रहूंगा। जिसके बाद वो उसके सिर पर हाथ फेरता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली जेड पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका था लेकिन वहाँ पर अभी भी बहुत से गार्ड मौजूद थे कि तभी यहाँ पर ज़ाओ वानियर भी आ जाती है, जो कि आते साथ ही यहाँ पर उसी गोल्ड पैलेट को दिखाती है, जिसे देखते साथ ही सभी लोग उसके सामने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ाओ वानियर आगे बढ़ जाती है और फिर वहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठते साथ ही कहने लगती है कि मुझे माफ करना मदर कि मैं सही टाइम पर यहाँ पर आपको सेव करने के लिए नहीं आ पाई। कि तभी हम देखते हैं कि अंदर से एक वॉइस आती है जो कि इससे कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ बहुत ही जल्द बदलने वाला है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से शाओ यी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो निंग चॉन को देखते साथ ही कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर हमें शायद वापस चलना चाहिए और हम जहाँ से आए वही
वहीं लौट जाते हैं और अपनी जिंदगी को पहले जैसे जीने की कोशिश करते हैं। जिस पर नेंग चुआन यहाँ पर आसमान की तरफ कुछ रेड स्पिरिट्स को देखते हुए कहने लगता है कि इस जाओ कैपिटल ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है बस अपने फेट को चेंज करने के लिए, लेकिन वो लोग फिर भी इसमें पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। इसके साथ ही वो आगे बताने लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर सोल्स होती है। यहाँ पर उसके इतनी पहेलियोदार बातों को सुनकर श्याओ ये कहने लगती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो और कौन से सोल कैसे लोग। जिस पर नेंग चुआन कहने लगता है कि जैसा कि मैंने बताया है कि जो लोग मर जाते हैं उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके लोग मरी हुई सोल्स को भी वापस से जिंदा करने की कोशिश करते हैं। दौरान हम देखते हैं कि एक जगह पर रेड कलर की बहुत सी सोल्स गैदर हो रही होती है कि तभी दूसरे ही सीन में हम उसी पर्सन को देखते हैं जिसका नाम की श्याओ वैंग है, जिसने कि यहाँ पर सबसे पहले ज़्याओ किंगडम पर अटैक किया था। यहाँ पर वही रेड सोल्स आकर उसकी जान भी ले लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चीज नेंग चुआन भी फील कर लेता है और कहता है कि एक और मारा जा चुका है और लगता है कि अगली बारी अब शायद हमारी है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि जाओ स्टेट का सीनियर टीचर है। इसी दौरान पीछे से वहाँ पर वानियर भी आ जाती है, जिसे देखते साथ ही वो कहता है कि तुम वानियर फाइनली तुम आ चुकी हो, तुम्हें जाए हुए 3 साल बीत चुके थे। यहाँ पर वो आते साथ ही अपनी टीचर से कहती है कि हाँ आपने सही कहा और इन 3 सालों में आप बहुत ही ज्यादा बदल चुके हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने मदर के बारे में पूछते हुए कहने लगती है 20 दिन पहले मेरी मदर को हेवनली जेड पैलेस यानी कि केनियो पैलेस में घेर लिया गया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर खड़े होकर किसका मुंह देख रहे थे, आपने कुछ किया क्यों नहीं। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो अपना चेहरा छुपाते हुए कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था और ना ही मैं इस वक्त कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो बस फ्लो में चल रहा हूँ। जो सुनकर वानियर कहने लगती है कि अच्छा तो आप फ्लो में चल रहे हो, फिर तो मुझे आपके इस फ्लो को तोड़ना होगा। ये कहते साथ ही वो उसके करीब जाने लगती है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें श्याओ ही और नेंग चुआन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इंपीरियल सिटी का जो जनरल था वो यहाँ पर उन लोगों को गोल्ड कॉइन से भरा हुआ एक बैग देते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे मास्टर की मौत पर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है, लेकिन तुम दोनों अब यहाँ हमारे इंपीरियल सिटी को छोड़कर जा सकते हो। ये कहते साथ ही वो तेजी से वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर नेंग चुआन यहाँ पर उस जनरल से कहने लगता है कि आपको किस बात की जल्दबाजी है, पहले हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए। जिस पर हम देखते हैं कि वो जनरल पैनिक करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे सवालों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और बेहतर होगा कि जल्द से जल्द तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि सिटी के अंदर इस वक्त पैनिक का माहौल है और हमने हमारे कुछ लोगों को आउटसाइड वर्ल्ड में भेजा है ताकि वो लोग किसी और नए पावरफुल प्रीस्ट को ढूंढ कर यहाँ पर ले आए और वो यहाँ की जितने भी इविल स्पिरिट्स है उनको यहाँ पर एग्जॉर्टिज्म करके बाहर निकाल दे। जिस पर यहाँ पर नेंग चुआन कहने लगता है कि अगर इस वक्त कोई भी अवेलेबल नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि आप ये काम मुझे करने दे। जो सुनकर श्याओ ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और ये बात सुनकर वो जनरल भी कहने लगता है कि क्या तुम भूल गए हो कि पिछली बार तुम मरते मरते बचे हो और तुम दोबारा उस काम को करना चाहते हो कि तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि नेंग चुआन कहने लगता है कि मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो इविल स्पिरिट यहाँ पर खुलेआम घूम रही है और कल ही तुम्हारा एक और साथी मारा जा चुका है। जिस पर हम देखते हैं कि वो जनरल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता। जो सुनकर नेंग चुआन कहने लगता है कि पता तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं है। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर वो जनरल कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मालूम हो रहे हो। ये कहते साथ ही वो कहता है कि चलो फिर मेरा पीछा करो, लेकिन ध्यान रहे कि तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो। जिसके साथ ही हमें उसी मिस्टीरियस से घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वैंग श्याओ की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हुई थी और फिर हम देखते हैं कि उसके फोरहेड पर भी वही सेम मार्क होता है जो कि हमने जनरल वैंग दाई के फोरहेड पर भी देखा था। यहाँ पर इस मार्क को देखते साथ ही नेंग चुआन कहने लगता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ। जिस पर वो जनरल कहने लगता है कि तुम तो यहाँ पर एग्जॉर्टिज्म करने वाले थे ना, तो आखिर इतने सारे सवाल क्यों, खुद सब कुछ ठीक करो और जान जाओ। यहाँ पर वो अपनी बात पूरी कहता है कि तभी बीच में ही नेंग चुआन कहने लगता है कि अगर इस बार ये मरा है तो अगली बारी आपकी होगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आसपास की डस्ट एक जगह पर गैदर हो जाती है और फिर इनके एल्डर का रूप ले लेती है। जिसके बाद अपने एल्डर को देखते साथ ही सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मास्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं कि उनका मास्टर बताने लगता है कि अगर जैसा इस लड़के ने अभी अभी बताया है वो सच हुआ तो सच में अगली बारी तुम्हारी है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने स्टिक से जनरल वैंग शुआओ के कंधे पर उसे टच करता है, जिससे उसकी बॉडी अचानक से आग में जलना शुरू कर देती है, जो देखकर वहाँ मौजूद सारे सोल्जर्स डर के मारे भाग जाते हैं। यहाँ पर वो अपने ही लोगों को ऐसे डर के मारे भागता हुआ देखकर कहने लगता है कि अगर ये डरपोक दोबारा मेरे सामने आ गए ना तो इनकी
जान मैं खुद अपने हाथों से लूंगा। जिसके बाद हम इस मास्टर के हाथ में वही लकड़ी से बना हुआ स्क्रोल देखते हैं जैसे कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, और फिर वो आदमी भी यहाँ से गायब हो जाता है। इसी दौरान हम xiao yi को देखते हैं जहाँ पर वो यहाँ मौजूद स्पिरिट्स के बारे में पूछने लगती है, जिस पर जर्नल बताने लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल डीमन स्पिरिट है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और रेड बैम्बू माउंटेन से बिलोंग करता है। लेकिन वो यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात ये कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल वैम्पायर भी है और मुझे डर है कि अगर इन दोनों ने हाथ मिलाया तो हमारे लिए तबाही है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वानियर आ जाती है, जिसे देखते साथ ही सभी लोग उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं और फिर नैंगजुआन भी उसे देखकर खो जाता है। और इसी दौरान xiao yi कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही है। जिसके बाद वो बताने लगती है कि जब हमारे फॉर्मर एम्परर किंग डायनेस्टी से वापस आए तो वो अपने साथ एक ऐसी ब्यूटीफुल लेडी को ले आए जिन्हें कि वो एक गॉडेस की तरह पूजते थे और जो कि हमारे इस किंगडम के लिए बहुत ही ज्यादा मिराकिलस भी साबित हुई। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नैंगजुआन उसकी खूबसूरती को देखकर उसमें पूरी तरीके से खो जाता है। और फिर xiao yi आगे बताती है कि यहाँ पर तुम जो ज़ियाओ वानियर को देख रहे हो ये उन्हीं की बेटी है। के साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओ वानियर अंदर की तरफ एंटर हो जाती है और फिर नैंगजुआन अभी भी उसकी तरफ एकटक देखे जा रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाती है वहाँ का जनरल और बाकी सारे सोल्जर्स उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करने लगते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ियाओ वानियर यहाँ पर उस जनरल से सवाल करते हुए पूछने लगते हैं कि एक बात बताओ, आखिर 20 साल पहले मेरी मदर के साथ क्या हुआ था। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर उस जनरल के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं, जिस पर वो डर के मारे कहने लगता है कि प्रिंसेस हमें नहीं पता कि आखिर हम आपको किस मुंह से जवाब दें। और फिर वो गुस्से के साथ कहने लगता है कि जब से आपके फादर गुजरे हैं आपकी मदर ने जरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली, तो भला जो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना ही नहीं चाहता तो हम उनके लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस क्यों करते। जिस पर ज़ियाओ वानियर ने कहा कि मेरी मदर से जो भी बन पड़ा उन्होंने मेरे लिए वो सब किया, लेकिन तुम उनकी पूरी कहानी को नहीं जानते, तो आखिर तुम होते कौन हो उन्हें इस तरीके से जज करने वाले। जिस पर हम देखते हैं कि वो जनरल हंसने लगता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या आज से आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हैं। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ियाओ वानियर कोई भी जवाब नहीं देती और फिर वो अपने वेपन को घसीटते हुए उसके करीब जाना शुरू कर देती है। इसी दौरान वो जनरल आगे कहता है कि हमने बीते 3 सालों में बहुत सी जगहों को खो दिया, हमारी आधे से ज्यादा टेरिटरीज हमारी नहीं रही, जान माल का जो नुकसान हुआ है उसका तो मैं आपको बता भी नहीं सकता और ये सब कुछ बदल सकता था अगर 3 साल पहले ही आपने हमारी कमान संभाल ली होती। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ियाओ वानियर आते साथ ही उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगती है कि बताओ मेरी मदर की बॉडी कहाँ पर है। जिस पर जनरल सॉन्ग कहने लगता है कि रिवेंज लेने का तो आप सोचे भी मत, वरना जितने भी लोग बचे हैं हम उन्हें भी खो देंगे। जिस पर ज़ियाओ वानियर अपने हाथ को टाइटली उसके कंधे पर होल्ड करती है, जो देखकर यहाँ पर xiao yi डर जाती है और फिर वो नैंगजुआन के पीछे छुपने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर ज़ियाओ वानियर कहने लगती है कि जनरल सॉन्ग आज तक आपने हमारे इस किंगडम के लिए जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। ये कहते साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है और यहाँ पर नैंगजुआन उसे बहुत ही गौर से देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है वो अपनी नजरें फेर लेता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके जाने के बाद वो जनरल सॉन्ग यहाँ पर उन दो से कहता है कि अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद हम xiao yi को देखते हैं जो कि कहती है कि हाँ हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग दौड़ते हुए आ जाते हैं और आते साथ ही नैंगजुआन को पकड़ते हुए कहते हैं कि क्या तुम वही हो जो कि यहाँ पर एक्सॉर्टिज्म करते हैं। जिस पर जनरल सॉन्ग कहने लगता है कि इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम्हारी वाइफ ठीक नहीं हो सकती और ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि नैंगजुआन कहने लगता है कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन दोनों को अपनी वाइफ के पास ले आता है, जिससे कि असल में यहाँ पर कुछ नहीं होता और वो बस यहाँ पर नाटक कर रही थी, जो देखकर यहाँ पर नैंगजुआन भी समझ जाता है और फिर वो अपने उसी कॉइन को टॉस करते हुए उसकी तरफ तेजी से थ्रो करता है और फिर रोक लेता है, जो देखकर उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर नैंगजुआन कहने लगता है कि तुम्हारी वाइफ अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जिस पर हम देखते हैं कि उसकी वाइफ भी कह रही होती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा इन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर नैंगजुआन कहने लगता है कि हमें बस रहने के लिए एक जगह दे दो। असल में यहाँ पर नैंगजुआन को इस डीमन के बारे में पता लगाना था, इसी वजह से वो यहाँ पर रुकना चाहता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैंगजुआन छुपकर उसी लेडी के रूम में आ जाता है और आते साथ ही वो उसके पीछे एक एन्चेंटमेंट पेपर को लगा देता है। यहाँ पर नैंगजुआन को अपने पीछे देखकर और रात के इस वक्त में स्पेशली देखकर वो लड़की कहने लगती है कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, तुम जानते हो ना कि तुम रात के इस वक्त किसके रूम में आए हो। जिस पर हम देखते हैं कि नैंगजुआन उसे बेड पर लेटाते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ जानना है, बताओ आखिर तुम्हारे योर हाइनेस के दिमाग में क्या चल रहा है। जो सुनकर वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि योर हाइनेस
चाइनीज तुम किसकी बात कर रहे हो? जिस पर हम देखते हैं कि नैंग चॉन वहाँ पर एक कुर्सी में बैठ जाता है और कहने लगता है कि मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बताओ कि आखिर तुम्हारे मास्टर की क्या प्लानिंग चल रही है। जिस पर हम देखते हैं कि वो लेडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो फिर भी नाटक कर रही होती है, जो देख कर नैंग चॉन यहाँ पर एक शार्प नीडल जैसी ऑब्जेक्ट को उठाकर सीधा उसकी आंखों की तरफ पॉइंट करता है और फिर कहने लगता है कि एक बात अच्छे से सुन लो, मैं यहाँ पर तुम्हारी तरह नाटक करने के लिए नहीं आया हूँ। अब एक अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप बताओ कि आखिर तुम्हारे मास्टर का क्या प्लान है और 3 साल पहले उसने क्या किया था। अब यहाँ पर इसका मास्टर कौन है और 3 सालों वाली कौन सी मिस्ट्री है, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि तुम्हारा लाइक ही डिसाइड करेगा कि हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।